नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक। काफ़ी समय बाद पुनः संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर जो यूजीसी नेट की कक्षाएं चल रही हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद उसको तीव्रता से चलाना है ताकि आप सभी का सिलेबस समय से पूर्ण हो सके और तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। इसलिए दर्शन का जो भाग है उसको पढ़ाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विमलेश जी आपको साहित्य का जो पोर्शन है वो पढ़ा रहे हैं। प्रथम यूनिट आपको पढ़ाई जा चुकी है। साहित्य दर्पण पर इस समय कक्षाएं चल रही हैं जो कि लगभग अंतिम चरण में हैं। उसके बाद बाकी सारे ग्रंथ जो हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दर्शन में एक ग्रंथ है न्याय दर्शन का तर्क भाषा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस ग्रंथ पर अध्ययन करेंगे जो भी सिलेबस में इसका लगा हुआ है। इससे तो जो ग्रंथ में इस ग्रंथ से जो आपके पाठ्यक्रम में तत्व लगे हुए हैं, तथ्य लगे हुए हैं, उन्हीं पर हम केवल चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं और जो लगे हुए हैं। वैसे तो न्याय दर्शन शुरू करने से पहले न्याय का परिचय देना चाहिए था, लेकिन जब आपको प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और जो 3 मीमांसाएं लगी हैं, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और एक मीमांसा, तो जब उस विषय पर चर्चा की जाएगी तो आपको सभी दर्शनों का परिचय, उनके आचार्यों का परिचय और उनका कालक्रम इत्यादि की चर्चा की जाएगी, ताकि परीक्षा में जो कालक्रम लगा करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या किसी ग्रंथ की टीका पूछ लिया जाता है, किसी ग्रंथ का भाष्य पूछ लिया जाता है, उन सभी बातों से आप अवगत हो सकें। लेकिन आज जो ग्रंथ आरंभ किया गया तर्क भाषा, हम सीधे इस ग्रंथ से ही आरंभ करेंगे। जब प्रमाण मीमांसा इत्यादि देखेंगे तो उन सभी तथ्यों की हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सीधे तर्क भाषा से। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि तर्क भाषा जो ग्रंथ है ये न्याय बाहुल्य न्याय वैशेषिक का ग्रंथ है। मतलब है वस्तुतः ये न्याय वैशेषिक का ही ग्रंथ, लेकिन इसमें जो पदार्थ उपस्थापित किया गया है उसमें न्याय दर्शन की बहुलता है। ठीक है, इनके रचयिता कौन है? तो आचार्य केशव मिश्र हैं। केशव मिश्र जी ने तर्क भाषा लिखी है, तर्क भाषा का प्रणयन किया है। अभी मंगलाचरण जब हम देखेंगे या आदिम जो पद्य है उसको देखेंगे तो इसकी चर्चा भी करेंगे। तर्क भाषा नाम का ग्रंथ है, केशव मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। किस विषय का ग्रंथ है? न्याय दर्शन का ग्रंथ है। यदि विकल्प में न्याय वैशेषिक हो तो आप न्याय वैशेषिक मारें, यदि केवल न्याय है तो न्याय मारें। ठीक है, मतलब न्याय का विकल्प चुनें। तर्क संग्रह आपने अगर पढ़ी है तो वहां जो तर्क का लक्षण करते हैं, तर्क का लक्षण क्या करते हैं? तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः। तो तर्काः से जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? वहां जो पदार्थ लिए गए हैं उनकी, लेकिन यहाँ जो तर्क भाषा में जो तर्क है उसमें यदि हम ये व्युत्पत्ति करें तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, तो तर्काः का मतलब होगा षोडश पदार्थाः। क्यों? क्योंकि इस तर्क भाषा में न्याय के षोडश पदार्थों की चर्चा की गई है। षोडश पदार्थाः तर्क शब्द से क्या है? वाच्य हैं। ठीक है, षोडश पदार्थाः। तो तर्काः इत्युक्ते षोडश पदार्थाः भाष्यन्ते अनया इति तर्क भाषा। मतलब 16 पदार्थों की या 16 पदार्थ जो तर्कवाच्य हैं उनकी चर्चा जिस ग्रंथ के द्वारा की जाए, उनका विवेचन जिस ग्रंथ के द्वारा किया जाए उसको कहते हैं तर्क भाषा। ये तो हुई सामान्य बात। चलते हैं अब जो प्रथम पद्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी ग्रंथों की एक प्रसिद्ध आदत रही है कि वो किसी भी ग्रंथ को आरंभ करने से पहले क्या करते हैं? अनुबंध चतुष्टय की चर्चा करते हैं। कहीं पर वेदांत सार जैसे ग्रंथों में अनुबंध चतुष्टय कह करके अनुबंध चतुष्टय का उपस्थापन करते हैं, और कहीं पर बिना कहे ही उसका प्रतिस्थापन किया जाता है, उपस्थापन किया जाता है। जैसे आचार्य केशव मिश्र ने इस जो आदिम पद्य है इसमें अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की है। एक बार हम पहले श्लोक को, पद्य को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या अनुबंध चतुष्टय है उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है श्लोक? सबसे प्रथम पद्य है इसका। अच्छा, एक बात जो छूट गई उसको ध्यान दे लेते हैं कि जो आचार्य केशव मिश्र का जो ग्रंथ है तर्क भाषा, इसका काल क्या है? तो वैसे तो आचार्य केशव मिश्र के
जन्म समय या जन्म स्थान के बारे में बड़े मतभेद हैं, लेकिन सभी मतभेदों को ध्यान में रखते हुए और आचार्यों ने जो एक स्वर में जिस काल को माना है वो मानते हैं 1250 ईस्वी के आसपास का मानते हैं, मतलब जनरली 13वीं शताब्दी के माने जाते हैं। ठीक है, गोवर्धन आचार्य ने, गोवर्धन मिश्र ने एक पद्य लिखा है जिसमें अपने गुरु की चर्चा की है, और उनका काल जो माना जाता है वो 1275 ईस्वी माना जाता है, और उसके पूर्व में केशव मिश्र हुए होंगे ऐसा मान करके 1250 माना जाता है। किसका काल? तर्क भाषाकार का काल माना जाता है। इसका मतलब यदि आपसे कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए तर्क भाषा नाम का ग्रंथ या केशव मिश्र दे दिया जाए तो उनको आप 13वीं शताब्दी का आचार्य मान करके जहां भी उचित बन रहा हो वहां पर इनको आपको लगाना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब शुरू करते हैं। बालोपि योन्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। क्या मतलब है? कह रहे हैं कि यो बालः न्याय नये अल्पेन श्रुतेन प्रवेशम वांछते। कोई बालक जो कम परिश्रम से न्याय नये, मतलब न्याय, नए पद का यहाँ पर अर्थ है सिद्धांत, तो न्याय सिद्धांतेषु, न्याय के सिद्धांतों में जो कम परिश्रम से अलसः, कैसा बालक है? कह रहे हैं यो बालः अलसः बालः, एक आलसी बालक कम परिश्रम से अल्पेन श्रुतेन, अल्प परिश्रम से क्या चाहता है? न्याय नये प्रवेशम वांछते, न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश चाहता है। प्रवेश मतलब न्याय के सिद्धांतों को जानना चाहता है। तस्य कृते, उस बालक के लिए, मया एषा, मेरे द्वारा, मतलब मया केशवेन एषा तर्क भाषा, तो कीदृशी तर्क भाषा? तो संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित जो तर्क भाषा है, एषा तर्क भाषा मया तस्य बालस्य कृते प्रकाश्यते। अब इसको सरल भाषा में समझते हैं। कह रहे हैं कि यो बालः, जो बालक अल्पेन श्रुतेन, कम परिश्रम से, न्याय नये प्रवेशम वांछते, न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहता है, उनको जानना चाहता है। तस्य कृते, उस बालक के लिए, मया, मेरे द्वारा, केशव मिश्र के द्वारा, ऐसा, यह संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त युक्तियों से युक्त तर्क भाषा, विरच्यते प्रकाश्यते, इसका मैं मतलब इसका मैं प्रणयन कर रहा हूं, इसको मैं प्रकाशित कर रहा हूं। ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य केशव मिश्र कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो मया है इससे जो है केशव मिश्र को लेना है। मयैषा कैसे हो गया? मया प्लस ऐशा हो गया मयैषा। ठीक है, ऐसे ही वांछति प्लस अलसा, यहाँ यणचि हो गई, वांछत्य अलसा हो गया। ठीक है, और कुछ बचा? बालोपि में बाला अपि है तो विसर्ग को ओ हो गया और आ को पूर्व संधि होकर के अवग्रह हो गया। ठीक है, संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त युक्ति और प्लस अन्वित तो हो गया संक्षिप्त युक्त्यन्वित, संधि हो गई यहाँ पर। ठीक है, युक्ति का लक्षण क्या दिया? सदसद विवेचनम युक्ति ही, जो सत और असत का विवेचन करे, सत और असत का विवेचन करे उसे कहते हैं युक्ति, मतलब जो सही और गलत का ज्ञान कराए उसको कहते हैं युक्ति। तो सदसद विवेचनम युक्ति ही। ठीक है, तो अब यही कह रहे हैं कि जो बालक कम परिश्रम से, आलसी बालक है, मेरी तरह बालक है, आलसी बालक है जो कम परिश्रम में न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश चाहता है, उस आलसी बालक के लिए मैंने यह संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित तर्क भाषा का प्रणयन मैंने किया है या मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें अनुबंध चतुष्टय क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले अनुबंध चतुष्टय अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन। तो अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? तो सबसे पहले देखो कौन अधिकारी? यो बालः वांछति न्याय नये प्रवेशम, जो न्याय के तत्वों को जानना चाहता है वो हो गया कौन? अधिकारी। ठीक है, तो वांछति का जो भी करता होगा वो हो गया
क्या अधिकारी। ठीक है, उसके बाद क्या आया संबंध। तो ग्रंथ का पदार्थ के साथ कैसा है प्रतिपाद्य प्रतिपादक। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। कैसे, ग्रंथ में जो तत्व है वो प्रतिपाद्य है और ग्रंथ के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जा रहा है, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक हो गया ग्रंथ और विषय हो गया प्रतिपाद्य। षोडश पदार्थ प्रमेय प्रयोजन इत्यादि हो गए क्या प्रतिपाद्य। और इस ग्रंथ का जो अध्ययन करता है उसके साथ क्या संबंध है, तो बोध्य बोधक भाव। बोध्य बोधक भाव, एक जान रहा है और एक किसी विषय को जान रहा है, तो बोध्य बोधक भाव हो गया। ठीक है, अधिकारी संबंध। विषय क्या है, विषय क्या है, तो विषय क्या है न्याय नये प्रवेशम। किस में प्रवेश चाहता है, न्याय नय में प्रवेश चाहता है, तो विषय कौन है न्याय संबंधी सिद्धांत या फिर षोडश पदार्थ। ठीक है, उसके बाद अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है इस ग्रंथ को पढ़ने का, या तो कह रहे हैं वालोपयो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलसा श्रुतेन तस्य कृते मयैषा संक्षिप्त अन्वित तर्क भाषा वृक्षते प्रकाश्यते। जब कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ लेगा तो उसका प्रयोजन क्या है, न्याय नये प्रवेशम, न्याय नय में प्रवेश चाहता है, प्रयोजन है उसका, वो न्याय के पदार्थों को जानना चाहता है, तो न्याय का जो विषय है वो हो जाएगा प्रयोजन, विषय का ज्ञान हो जाएगा प्रयोजन, न्याय विषयक ज्ञान जो है वो हो जाएगा प्रयोजन। ठीक है, तो ये हो गया अनुबंध चतुष्टय। वस्तुतः ये परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन जानना चाहिए इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शुरू हो रहा है यहाँ से विषय का प्रतिपादन। ठीक है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानान्य श्रेयसाधिगमः इति न्यायस्य आदिमम सूत्रम। ये न्याय सूत्र का प्रथम जो है सूत्र है, जिसमें क्या बताया गया है 16 पदार्थों की चर्चा की गई है। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि न्याय दर्शन कितने पदार्थ मानता है, तो 16 पदार्थ मानता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है सामान्यतः ऐसे 4 विकल्प दे करके। विभिन्न दर्शनों के पदार्थों के क्रम में सजाना है और दे देगा न्याय वैशेषिक जैन बौद्ध 4 वाक। सामने ऐसे सजाने के लिए दे देगा कि न्याय मानता है 7 पदार्थ और वैशेषिक मानता है 2 पदार्थ, जैन मानता है 16 पदार्थ, और आपको सजाने के लिए दे देगा ABBC करके। ठीक है, तो कितने पदार्थ मानता है 16 पदार्थ मानता है। ध्यान रखना कौन कौन से मानता है, तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान। ठीक है, तो इसमें अगर द्वंद्व कर लेंगे तो प्रमाणंच प्रमेयंच संशयंच प्रयोजनंच दृष्टांतश्च सिद्धांतश्च अवयवश्च ऐसे करके बना लेंगे। इति निग्रह स्थानानि और तेषाम निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानान्य श्रेयसाधिगमः। इन 16 पदार्थों के तत्व को जानने से क्या होता है, निह श्रेयसाधिगमः, निह श्रेयस की प्राप्ति होती है, अधिगमः इति प्राप्ति। तो इन 16 पदार्थों के तत्व को जान लेने से क्या हो जाता है, निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो जानना चाहिए आपको कि निःश्रेयस जो शब्द है वो सकार हलंत है। ठीक है, तो जब इसमें समास करेंगे तो निःश्रेयस अधिगमा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर समासांत टच प्रत्यय है इसलिए यहाँ पर सकार पूरा हो गया और संधि हो गई तो निःश्रेयस अधिगमा हो गया। ठीक है, तो इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, इति न्यायस्य आदिमम सूत्रम, यह न्याय का प्रथम सूत्र है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अस्य अर्थः, मतलब उपरोक्त जो सूत्र है तस्य अर्थः का, तो कह रहे हैं उसका अर्थ है प्रमाण आदि षोडश पदार्थानाम तत्व ज्ञानान मोक्ष प्राप्तिर्भवते। जो अभी ऊपर बताया कि प्रमाण आदि जो षोडश पदार्थ बताए गए हैं उनके तत्व ज्ञान से, उनके यथार्थक ज्ञान से क्या होता है,
मोक्ष प्राप्तिर्भवति अपवर्गस्य प्राप्तिर्भवति। न च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं सम्यग्ज्ञानं तावत् भवति यावदेषा उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते। यावत् प्रमाणादीनां उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते तावत् तत्त्वज्ञानं सम्यग्ज्ञानं न भवति। जब तक इन 16 पदार्थों की, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ बताए गए हैं, इन पदार्थों की उद्देश्य लक्षण और परीक्षा ये न कर लेंगे तब तक क्या नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। तो कह रहे अच्छा ठीक है, ऐसा करना आवश्यक क्यों है, कोई प्रमाण है उसमें? तो कह रहे हाँ है प्रमाण। यदाह भाष्यकारः, वात्स्यायन ने न्याय सूत्र पर एक भाष्य लिखा जिसको वात्स्यायन भाष्य कहा जाता है। उसमें पहले सूत्र के भाष्य में उन्होंने लिखा है त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा चेते। अस्य शास्त्रस्य इत्युक्ते न्याय शास्त्रस्य प्रवृत्ति वैशेषिक शास्त्रस्य प्रवृत्ति। कह रहे हैं, भाष्यकार कह रहे हैं कि त्रिविधा, ये प्रश्न पूछा गया है कि न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति कतिधा, कितने प्रकार से होती है। तो इसी को ध्यान में रख करके पूछी गई वो पंक्ति कि त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा चेते। जब तक आप उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये 3 चीजें नहीं कर लेते हैं तब तक आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे उसी को आगे विवेचन कर रहे हैं, तो आगे ही देख लेते हैं। यहां पर एक प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि भाई प्रमेय, समस्त जगत है प्रमेय, ठीक है, जो कुछ भी है प्रमाणों से जानने योग्य, क्योंकि प्रमेय को आपने जान लिया। जो प्रमेय है वो मोक्ष प्राप्ति में प्रधान प्रयोजन है, मतलब प्रधान है उसमें। तो आपने प्रमेय को ना रख करके सबसे पहले प्रमाण को रख दिया। रखना तो प्रमेय को चाहिए था, क्योंकि प्रमेय को जानने से ही मोक्ष प्राप्त, प्रमेय को जान लेने से सद असद का ज्ञान हो जाएगा, भेद का ज्ञान हो जाएगा और आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी आपको। लेकिन आपने सबसे पहले रख लिया प्रमाण को। प्रमाण का कथन सबसे पहले क्यों किया? तो उसमें वो प्रमाण देते हैं कि मानाधीना मेय सिद्धि, मानाधीना मेय सिद्धि। जो प्रमेय की जो सिद्धि है वो प्रमाण से ही हो सकती है। प्रमाण से ही तो प्रमेय को जानेंगे। वस्तु को देखेंगे नहीं, वस्तु को अनुभव नहीं करेंगे तो उसका भेद कैसे कर पाएंगे, सद असत का ज्ञान कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमेय का जो ज्ञान होता है वो प्रमाण के अधीन होता है, इसलिए प्रमाण को सबसे पहले रखा गया। ऐसे ही सांख्य कारिका में एक जगह चर्चा आती है कि प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों से ही होती है, इसलिए न्याय में प्रमेय से पहले प्रमाण को रखा गया। इसकी चर्चा आगे भी आएगी, लेकिन मैंने आपको यही बता दिया। आगे चलते हैं। तो त्रिविधा चास्य शास्त्र से प्रवृत्ति है, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा, ये 3 प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। तो कहा बताइए अब तीनों चीजें क्या हैं, बताइए। तो कह रहे हैं उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्य कहते हैं कि नाम मात्र, केवल वस्तु का संकेत कर देना ही उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो आपने ऊपर जो न्याय का आदिमम सूत्रम, न्याय का जो आदिम सूत्र है अभी मैंने ऊपर दिखाया, वो क्या है? उसमें केवल 16 पदार्थ गिना दिए गए हैं, वस्तु का निर्देश कर दिया गया है, तो वो क्या है? उद्देश्य ही है एक तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ बताएंगे तच्चास्मिन्नेव सूत्रे कृतम, अस्मिन्नेव उपरोक्तेस्मिन् सूत्रे कृतम। क्या कृतम? तो उद्देश्यम उद्देशः कृतः। उद्देश्य तो पहले इसी सूत्र में बता दिया गया, जहां पर केवल संख्या की गणना की जाए, वस्तु मात्र का उद्देश्य किया जाए, वस्तु मात्र का कथन किया जाए, उसको उद्देश्य कहते हैं। तो कहा नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। यहाँ ध्यान ये रखना है, लक्षण याद रखना है। पूछा जा सकता है कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम किम, उदाहरण 4-5 चीजें दे दें। लक्षणम तो असाधारण धर्म वचनम, कह रहे हैं उद्देश्य तो बता दिया, लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं लक्षणम तो असाधारण धर्म वचनम। किसी भी पदार्थ के असाधारण धर्म का कथन ही लक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, यथा गोह शासनादि मत्वम।
असाधारण धर्म किसे कहेंगे? असाधारण धर्म वो होता है जिस वस्तु के बारे में, जिस पदार्थ के बारे में लक्षण किया जा रहा है, उस पदार्थ को छोड़ के लक्षण और कहीं न घटे, कहीं न जाए, उसे कहते हैं असाधारण धर्म। ऐसा धर्म जो केवल उस पदार्थ में रहे जिसका आप लक्षण बता रहे हैं। जैसे इन्होंने बता दिया यथा गोह शासनादि मत्वम। शासनादि, शासन, शासन कहते हैं गलकंबल को। गाय के गले में एक कंबल की तरह लटकता रहता है, मांस का एक आकार, आकृति लटकती रहती है कंबल की तरह। तो तद्वान, उस कंबल से युक्त जो जानवर है, उस कंबल से युक्त जो पशु है, उसे कहते हैं गो। अब दुनिया में ऐसा कोई ऐसा जानवर नहीं है, ऐसा कोई पशु नहीं है जो गो भिन्न हो और वो शासनादिमान हो। शासनादिमान केवल गाय ही होती है। इस तरह ये लक्षण कहाँ चला गया? केवल गाय में गया। लक्षण कर रहे हैं गो का लक्षण कर रहे हैं और केवल गो में ही जा रहा है। इसका मतलब ये जो शासनादिमत्व है, ये गो का असाधारण धर्म है। ठीक है, क्योंकि अगर ये गो का असाधारण धर्म न होता तो महिष में भी चला जाता, अश्व में भी चला जाता, सुनक में भी चला जाता, लेकिन नहीं जाता है। कहाँ? ये जो शासनादिमत्व है ये केवल गो में ही जाता है। गो से मतलब गाय और बैल दोनों, केवल गो में ही जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज समझ लेने की बात है, लक्षणं तो असाधारण धर्म वचनम में आगे वैसे आएगी भी इसकी चर्चा। अब यहाँ बता दिए हैं तो यही बता दे रहे हैं कि लक्षण किसे कहते हैं। अब अतिव्याप्त्य व्याप्त्य संभव दोष त्रय शून्यत्वे सति असाधारण धर्म वचनत्वम। ऐसा लक्षण जो क्या, असाधारण धर्म तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लक्षण का भी जो लक्षण किया वो क्या किया कि अव्याप्त्य अतिव्याप्त्य संभव दोष त्रय शून्यत्वे सति असाधारण धर्म वचनत्वम लक्षण से लक्षणम। कह रहे हैं कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन दोष होते हैं और इन तीनों दोषों से शून्य, इन तीनों दोषों से रहित और असाधारण धर्म का कथन जो वाक्य कर रहा होगा उसी को लक्षण कहेंगे। देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए, लक्षण बता देते हैं पहले आपको अतिव्याप्ति अव्याप्ति का। ये अव्याप्ति का लक्षण होता है लक्ष्यिक देशावर्तित्वम। लक्ष्यिक देशावर्तित्वम अव्याप्ति मतलब लक्ष्य के एक देश में लक्षण न घटे, या ऐसा कह लो कि लक्ष्य के एक देश में ही लक्षण घटे। लक्ष्य के एक देश में जब लक्षण घटेगा तो लक्ष्य के एक देश में नहीं घटेगा, या लक्ष्य के एक देश में जब नहीं घटेगा तो लक्ष्य के एक देश में ही घटेगा। तो ऐसे आप सामान्यतया समझने के लिए समझ सकते हैं कि जब लक्षण का जो लक्ष्य है, जिस पदार्थ के बारे में आप विवेचन कर रहे हैं, उस पदार्थ के एक देश का विवेचन आपका लक्षण न कर पाए तो उसे कहेंगे अव्याप्ति। जैसे उदाहरण के तौर पे गो कपिलत्वम, कपिलत्वम गोर लक्षणम। कपिल मतलब पीले वर्ण वाली जो होगी उसे कहेंगे गाय, उसे कहेंगे गो। ऐसा यदि लक्षण कर दें तो इस संसार में जितनी पीले वर्ण वाली गाय हैं वो तो इस लक्षण में समाहित हो जाएंगी, लेकिन गाय तो काली भी होती है, गाय तो चितकबरी भी होती है, गाय तो श्वेत भी होती है। उन सभी गायों का व्यावर्तन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक देश का ग्रहण कर पा रही है, आपका लक्षण केवल एक देश का ग्रहण कर पा रहा है और एक देश का त्याग कर दे रहा है, तो अव्याप्ति हो गई। मतलब लक्ष्य के एक देश मात्र में केवल आपका लक्षण घट रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये अव्याप्ति दोष हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है अतिव्याप्ति। लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति, या ऐसा कह लो, सीधे अगर कहना हो तो
लक्ष्यावृत्तित्वम, मतलब लक्ष्य में न घटे, मतलब लक्ष्य को तो बता रहा है, जो आपका पदार्थ लक्ष्य है उस संपूर्ण लक्ष्य को तो बता दे रहा है लक्षण, लेकिन अलक्ष्य वृत्तित्वम, अलक्ष्य में भी लक्षण चला जा रहा है। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम, जैसे उदाहरण है श्रृंगित्वम गोह लक्षणम। मान लो अगर मैं ऐसा कहूं कि जो सींग वाली है वो उसे गाय कहते हैं, तो जितनी संसार में गायें पाई जाती हैं उसमें सींग तो होती ही है, तो लक्ष्य में तो घट गया लक्षण, लेकिन सींग तो भैंस को भी होती है, महिषी को भी होती है, तो हमारा लक्ष्य कौन था? गो, इसमें तो लक्षण चला गया, लेकिन जो हमारा लक्ष्य नहीं थी महिषी, उसमें भी लक्षण चला गया, इसीलिए इसको कहेंगे अतिव्याप्ति दोष। क्या कहेंगे? अतिव्याप्ति दोष। उसके बाद आता है असंभव, असंभव दोष आता है। असंभव दोष क्या लक्षण है? लक्ष्य मात्रावर्तित्व, मतलब लक्ष्य में घटे ही ना, केवल लक्ष्य मात्र अवर्तित्व, लक्ष्य में घटेगा ही नहीं, लक्ष्य से इतर ही घटेगा। जैसे उदाहरण क्या ले लेते हैं? उदाहरण ले लेते हैं हम एक सफवत्वम गोर लक्षणम। अब अगर ये लक्षण करेंगे एक सफवत्वम गोर लक्षणम, एक खुर वाली हो जो उसको गाय कहेंगे, तो गाय कभी भी एक खुर वाली होती ही नहीं है, गाय क्या होती है? दो खुर वाली होती है, तो ये लक्षण गाय में गया ही नहीं। कहाँ चला गया? गधे में चला गया, घोड़े में चला गया, तो गाय का लक्षण करने चले थे और गाय में ही नहीं गया, लक्ष्य मात्र में ही आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो इसे कहेंगे असंभव दोष। इन तीनों दोषों से जो रहित हो और असाधारण धर्म का वचन करता हो उसे कहेंगे क्या? लक्षणम, उसे कहेंगे लक्षण। यथा गो शासनादिमत्वम, जैसा पूर्व में समझाया कि शासनादिमान जो होगी वो केवल गाय ही होगी, भैंस नहीं होगी। ठीक है, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। कह रहे हैं कि लक्षण अपने लक्ष्य में जा रहा है, घट रहा है, अपने लक्ष्य का विवेचन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात का विचार करना ही परीक्षा कहलाता है। ठीक है, तो लक्षितस्य, जो लक्ष्य है आपका, लक्षणम उपपद्यते नवा, लक्षित की व्याख्या लक्षण आपका कर पा रहा है, जो आपका लक्षण है वो लक्षित की व्याख्या कर पा रहा है या नहीं, इस बात का विचार करना ही परीक्षा कहलाता है। ठीक है, इसीलिए जो परिष्कार की शैली आपने देखी होगी, न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ते हैं या जब पंचलक्षणी इत्यादि ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें परिष्कार की शैली का आश्रय लिया जाता है। लक्षण किया, फिर उसमें दोष निकाला, जब दोष उसमें घट गया तो फिर से उस लक्षण में कोई ऐसा पद जोड़ा जिससे कि दोष का वारण हो जाए, और फिर से उस लक्षण को देखा घटा करके, ऐसे करते करते लक्षण का परिष्कार करते रहते हैं। तो जो लक्षण में दोष निकालते हैं और फिर उसमें कोई पद जोड़ते हैं ताकि लक्षण समीचीन हो जाए, उसको परीक्षा ही कहते हैं, वो परीक्षा का ही एक भाग है। ठीक है, तेन इते लक्षण परीक्षे प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य। कह रहे हैं कि इसलिए इनकी जो है लक्षण और परीक्षा प्रमाण आदि जो षोडश पदार्थ हैं उनकी लक्षण और परीक्षा करनी ही चाहिए। क्यों? तत्व ज्ञानार्थम, तत्व ज्ञान यदि आपको करना है तो लक्षण और परीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इसमें उद्देश्य को इसलिए नहीं लिया, अगर प्रश्न हो कि उद्देश्य को क्यों नहीं रखा इसमें, तो उद्देश्य को इसलिए नहीं लिया क्योंकि लक्षण और परीक्षा दोनों में वस्तु का संकीर्तन तो होता है, लेकिन केवल वस्तु का संकीर्तन नहीं होता, असाधारण धर्म का वचन भी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो तत्रापि आगे जो मूल तर्क भाषा का पाठ है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पुस्तक सामने रखी होगी, पुस्तक सामने रख के पंक्तिशः पढ़ेंगे, एक एक पद का विवेचन करते हुए चलेंगे तो आपको विषय समझ में आएगा। तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल लक्षणम उच्यते। तत्रापि जो पहला सूत्र था, जो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद, जो पहला सूत्र था, उस सूत्र में क्या किया गया? उद्देश्य किया गया। ठीक है, तो
तो उद्देश्य लक्षण परीक्षा में उद्देश्य पहले सूत्र में कर दिया गया, तो कह रहे तत्रापि, और उस किए गए उद्देश्य में भी, जो सूत्र में उद्देश्य 16 पदार्थों का उद्देश्य किया गया है, उन 16 पदार्थों में भी प्रथमम उद्दिष्टस्य, जो सबसे पहले जिसका उद्देश्य किया गया है, किसका किया गया है, प्रमाण का, तो प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य, जो सबसे पहला उद्देश्य जो किया गया है प्रमाण नाम का, तावल लक्षणम उच्यते, उस प्रमाण का लक्षण कह रहा हूं अब, ऐसा केशव मिश्र जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रमाण का लक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं बताओ भाई प्रमाण का लक्षण, तो कहा प्रमाकरणम प्रमाणम। कुछ जो लक्षण आएंगे विशेष विशेष जगह पर, उनको थोड़ा ध्यान रखना है ताकि परीक्षा में आसानी हो। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमायाह करणम इति प्रमाकरणम, प्रमा का जो करण हो उसे कहेंगे प्रमाकरण, और प्रमाकरण को ही कहेंगे प्रमाण। तो प्रमा का जो करण हो उसे कहेंगे प्रमाण। आगे भी देखेंगे कि प्रमा का भी लक्षण वो बताएंगे कि प्रमा का मतलब क्या होता है, ज्ञानम। तर्क संग्रह जब पढ़ रहे होंगे तो आया होगा तदवत तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ सैव प्रमा, जो अनुभव होता है, जो यथार्थ अनुभव होता है, उसी को प्रमा या उसी को ज्ञान भी कहते हैं। तो उसी प्रमा का जो करण होता है उसको कहते हैं प्रमाण। कहा ठीक है भाई, और थोड़ा विशद करके बताइए। अत्रचा मतलब अस्मिन लक्षणे प्रमाणम लक्ष्यम, जो प्रमाण है वो लक्ष्य है, ठीक है, और प्रमाकरणम लक्षणम, तो मूलतः जो लक्षण है प्रमाण का, यदि कोई लक्षण पूछे तो क्या होगा, प्रमाकरणम, प्रमाकरणम प्रमाणस्य लक्षणम, ठीक है। और इस लक्षण का लक्ष्य क्या है, प्रमाण है, तो प्रमाण भाग को भी ले लेंगे तो लक्षण और लक्ष्य दोनों का कथन हो जाएगा। तो प्रमाकरणम प्रमाणम भवति, ऐसा कह सकते हैं। फिर अब शंका, जहां कहीं भी ननु आएगा तो ननु से ग्रंथकार स्वयं ही शंका उठाते हैं। हमारे यहाँ शंका वाद और मतलब शास्त्रार्थ शैली का, प्राचीन काल में शास्त्रार्थ शैली का चूंकि प्रचलन था, इसलिए जो बाद में ग्रंथ लिखे गए वो भी इस दृष्टि से लिखे गए, अपने तथ्य को रखने के बाद उस पर क्या शंकाएं प्रतिपक्षी उठा सकता है, वादी उठा सकता है, वो स्वयं से ग्रंथकार खुद ही उठाते हैं और उसका विवेचन बाद में निराश उसका करते हैं। जैसे ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम हितस्य फलम वक्तव्यम, कहा कि भाई यदि प्रमा का करण प्रमाण है तो प्रमाण का फल क्या है, कहा क्योंकि करणस्य फल नियमात, करणस्य फलवत्व नियमात, जहां कहीं भी करण होगा वहां करण का कोई ना कोई फल भी होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे चाक पर रखा हुआ, इसीलिए जो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि करण का जो लक्षण किया, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम किया। जहां चाक पर रखी हुई मिट्टी से यदि कुम्हार दंड का प्रयोग कर रहा है चाक पर और घट बनाने के लिए, तो उस व्यापार के अनंतर, उस व्यापार के अव्यवहित पश्चात घट का निर्माण होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो कर्ण का फल है। यत्र यत्र कर्णत्वम तत्र तत्र फलवत्वम इति नियमः, ऐसा समझो कि कर्णस्य फलवत्व नियमात, जहां जहां कर्ण रहेगा व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, ये वाक्य रहेगा, जहां पर ये इस वाक्य से जन्य जो पदार्थ है वो रहेगा, तो ये नियम है कि वहां उसका कोई ना कोई फल भी होगा। कहा ठीक है, सत्यम, आप जो कह रहे हैं वो बात सच है। ग्रंथकार कह रहे हैं आपने जो शंका उठाई है वो आपने ठीक ही उठाई है, सही कह रहे हैं आप। प्रमेव फलम साध्यम इत्यर्थः, कहा प्रमा का करण है प्रमाण और प्रमा ही उसका फल है। प्रमाण का फल क्या है भाई? प्रमाण से आप क्या जानेंगे? किसी पदार्थ की का ज्ञान करेंगे और ज्ञान ही प्रमा है, तो फल क्या हुआ? प्रमा ही फल हुआ। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रमेव फलम साध्यम इत्यर्थः, कह रहे हैं प्रमाण का जो फल है, क्योंकि प्रमाण क्या है? करण है, कर्ण का कोई ना कोई फल होगा, तो प्रमाण रूपी कर्ण का जो फल है वो क्या है? प्रमा। जैसे उदाहरण के तौर पे द्रव्य और चक्षुरिंद्रिय का जो सन्निकर्ष होता है, तो ये सन्निकर्ष क्या हुआ? कर्ण हुआ। तो मान लो मैं इस पेन को देख रहा हूं, तो चक्षुरिंद्रिय और इस पेन का जो सन्निकर्ष हुआ वो हुआ कर्ण, और इस कर्ण का फल क्या हुआ? इस पेन का ज्ञान मुझे हो गया। तो फल क्या हुआ? ज्ञान। पेन का ज्ञान है, बोर्ड का ज्ञान है, किसी व्यक्ति का ज्ञान है, किसी पदार्थ का ज्ञान है तो ज्ञान ही।
तो ज्ञान ही फल हो गया, प्रमा ही फल हो गई। तो हमेशा प्रमाण का फल कौन होगा? प्रमा होगी। ठीक है, तो इसका निराशन फिर आगे समझा रहे हैं। यथा छिदाकरणस्य परशोश्छिदैव फलम, कह रहे हैं कि एक छेद करने के लिए फरसा होता है, जो परशु जो होता है, परशु से छेद किया जाएगा तो परशु हो गया करण। छिदाकरण, छेद करने के लिए परशु हो गया करण, और छिदैव फलम, छिद्र ही फल हो गया। छिद्रीकरण के लिए या छिदाकरण के लिए जो करण है कौन? परशु। उस परशु से जब प्रहार किया जाएगा तो क्या होगा? छेद होगा। तो उस परशु के व्यापार का जो फल हुआ वो क्या हुआ? छिदा ही, छेद ही उसका, छिद्र ही उसका फल है। तो छेद करने रूप क्रिया का करण है कौन? परशु। और उस परशु से जो उत्पन्न होने वाला है, जो उस परशु का जो फल है वो कौन है? छेद ही है। तो परशु रूपी करण का फल हो गया कौन? छेद, छिद्र। ऐसे ही प्रमाकरण में जो प्रमाण करण है, उस प्रमाण रूपी करण का फल हुआ प्रमा, मतलब ज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तो का नाम पुनः, का पुनः प्रमा यस्याः करणम प्रमाणम, कह रहे हैं कि आप जिस प्रमा का करण प्रमाण को बता रहे हैं, तो बताइए कि वो प्रमा क्या है। प्रश्न उठा रहे हैं कि वो प्रमा है क्या चीज। तो उच्चते, बताते हैं, यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को कहते हैं क्या? प्रमा। अब यथार्थानुभव क्या है? तो यहां तो वैसे दे रखा है नीचे, लेकिन मैं आपको तर्क संग्रह में जो लक्षण दिया है उसके हिसाब से थोड़ा समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा। तदवति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थानुभव, तदवति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, ऐसा अनुभव जो क्या हो? तदवति तत्प्रकारक हो, उसको कहेंगे यथार्थ अनुभव। अब इस तदवति तत्प्रकारक को ही समझ लेते हैं। तद का मतलब हुआ धर्म, ठीक। तो तदवत का मतलब हो जाएगा धर्मवान, मतलब धर्मी, और तदवति का हो जाएगा मतलब धर्मी में। तो जिस धर्मी में जो धर्म रहता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक घट नाम का धर्मी है, और इस घट में जो धर्म रहेगा वो कौन सा धर्म रहेगा? घटत्व, ठीक। तो घट हो गया धर्मी और घटत्व हो गया धर्म। ये घटत्व धर्म कहाँ रहेगा? घट में। तो तदवती हो गया, मतलब तदवती का मतलब धर्मी। कोई उदाहरण ले लो आप, इस धर्मी में ये धर्म रहता है, घटत्व नाम का धर्म रहता है। तो जब घट को देखने पर घटत्व प्रकार ज्ञान हो जाए, घटत्व विशिष्ट ज्ञान हो जाए, तो उसे कहेंगे यथार्थ अनुभव। लेकिन यदि इसी धर्मी में, इसी घट रूपी धर्मी में घटत्व प्रकार ज्ञान ना होकर के पटत्व प्रकार ज्ञान हो जाए, पटत्व प्रकार ज्ञान हो जाए इसी घट में, तो ये हो जाएगा अयथार्थानुभव। क्यों? क्योंकि घट जिस धर्मी में आप जिस धर्म की कल्पना कर रहे हो वो धर्म उस धर्मी में है ही नहीं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, उससे समझाता हूं आपको। रज्जू में जो आप सर्प का भ्रम कर लेते हैं, तो जैसे देखो ये है रज्जू, इसमें रहेगा रज्जुत्व नाम का धर्म, ठीक है। तो यदि रज्जु में रज्जुत्व प्रकार ज्ञान हो जाए तब तो इसका मतलब है कि आप यथार्थ अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि रज्जु में रज्जुत्व ही रहता है। लेकिन रज्जु में कभी कभी आप किसकी कल्पना कर लेते हैं? कभी कभी आप सर्पत्व की कल्पना कर लेते हैं, मतलब आप सर्पत्व विशिष्ट रज्जु की कल्पना कर लेते हैं। तो जब इस रज्जु में आपको सर्पत्व विशिष्ट सर्प का भान होने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि वो अयथार्थानुभव है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसका निराकरण भी किया है। तो कह रहे हैं यथार्था, हाँ कह रहे हैं इस लक्षण में यथार्थ पद क्यों दिया गया? यथार्थानुभव प्रमा है, तो कह रहे हैं यथार्थ इसलिए दिया गया क्योंकि यथार्थ इति अयथार्थानाम संशय विपर्य तर्क ज्ञानानाम निराशा।
अयथार्थ ज्ञान 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? संशय, विपर्य और तर्क। ठीक है, तो इन अयथार्थ ज्ञान का निराकरण करने के लिए यथार्थ पद को रखा। और अनुभव इति स्मृते निराशा, अनुभव पद इसलिए रखा ताकि स्मृति का निराकरण हो सके। क्यों? क्योंकि ज्ञान के 2 भेद होते हैं, एक होता है अनुभव और एक होता है स्मृति। ठीक है, स्मृति ज्ञात विषय ज्ञानम, ज्ञात विषय का ज्ञान होगा तो स्मृति होगी, और अज्ञात विषय ज्ञानम होगा तो अनुभव होगा। जिस वस्तु को आपने पहले नहीं जाना है उस वस्तु के ज्ञान को कहते हैं अनुभव, और जिस वस्तु को आप जान चुके हैं उस वस्तु के ज्ञान को या स्मरण को कहते हैं स्मृति। तो इसीलिए अनुभव इसलिए कहा क्योंकि अज्ञात विषय के ज्ञान में ही जो है प्रमाणकरण है, क्योंकि अन्यथा तो स्मृति हो जाएगा ना। जिस वस्तु को आप जान चुके हैं, जब आप फिर से उसके बारे में सुनेंगे, उसको देखेंगे तो आपको स्मरण हो आएगा, स्मरणात्मक ज्ञान होगा। इसीलिए स्मृति का वर्णन करने के लिए यहाँ पर अनुभव पद दे रखा है। ठीक है, देवी दिया ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही, ज्ञात विषय का जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं, ज्ञात विषय ज्ञान जो होता है उसे स्मृति कहते हैं। अनुभव नाम स्मृति व्यतिरिक्तम, और अनुभव कैसा है? जो स्मृति से व्यतिरिक्त ज्ञान है, स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? अनुभव। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसके बाद नया प्रकरण शुरू हो जाएगा, फिर वो आगे चल के करण का लक्षण करेंगे और करण के बाद कारण का लक्षण बताएंगे, और फिर आगे उसमें शंका समाधान शुरू हो जाएगा। तो अभी तक का जो विषय है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यथार्थानुभव का लक्षण, स्मृति का लक्षण तैयार करिए, जो प्रमाणादि 16 पदार्थ हैं उनको तैयार करिए, और प्रमाण का लक्षण इत्यादि तैयार करिए। आज परिचयात्मक एक तरीके से कक्षा हो गई। कल से पुस्तक लेकर के बैठिए और अच्छे से इसका रिवीजन करते रहिए। जहां जहां प्रश्न बनेंगे, जहां जहां विषय से संबंधित आपकी परीक्षा संबंधित प्रश्न बनने की संभावना होगी, वहां वहां प्रश्नों का भी अभ्यास करा दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। युवा स्यात् साधु युवा। नमस्कार, धन्यवाद।